हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 16 दिसंबर 2025 ट्यूसडे यानी मंगलवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी का प्रीलिम्स देने वाले हैं अगले साल 2026 के लिए, तो उनका करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज़ के लिए हम एक टेस्ट सीरीज़ लेके आए हैं। प्रीलिम्स के लिए टोटल 51 टेस्ट इसमें रहेंगे और 599 रुपीज़ में आपको ये प्रोवाइड कराई जा रही है। आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें एनरोल कर सकते हैं। और वहीं सी सेट अगर आप हमसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो इसका भी ऑप्शन आप लोगों के पास है। ओनली एट 1299 रुपीज़ में ये नया बैच हमारा जो है वो चल रहा है। और अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ 499 में भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, 499 में आप ये वाला जो बैच है रिकॉर्डेड वाला ले सकते हैं और अगर लाइव पढ़ना चाहें तो आपके पास वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये जितने भी कोर्सेज हैं हमारे, इन सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर आप हमारे ऐप या वेबसाइट में जाके भी इनको एनरोल कर सकते हैं। और कोई भी डाउट या कोई सवाल आपके मन में अगर है तो यहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, दैट इज़ 9150449990। इस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है वो आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट पेज पर न्यूज़ है जो इम्पोर्टेंट है, ये आपको मैंने बताया था, जो महात्मा गांधी नरेगा स्कीम है ना, उसको सरकार ने उसके कुछ नियमों में बदलाव यहाँ पर किया है। तो इसको लेकर एक डिटेल्ड आर्टिकल एक्सप्लेन पेज पर है, वो हम देखेंगे। ठीक है, और एक और बिल है, ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहले एक छोटी सी न्यूज़ है, एक अपॉइंटमेंट है, उसकी बात कर लेते हैं। फॉर्मर ब्यूरोक्रेट राजकुमार गोयल, इनको नया सीआईसी जो है वो अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो कल के दिन आप जैसे कि यहाँ पर इमेज में भी देख पा रहे हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है वो इनको, राजकुमार गोयल को, सीआईसी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इस पद की शपथ दिला रही हैं। ठीक है, 1990 बैच के ये आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं जम्मू और कश्मीर कैडर के, है ना। और बाद में जब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना तो फिर वो एगमोट कैडर में आ गया था, तो उसके ये 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। रिटायर हुए हैं इसी साल फ्रॉम द पोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है उसके सेक्रेटरी, सचिव पद से ये रिटायर हुए हैं। और इनको जो है वो अब क्या बनाया गया है, न्यू सीआईसी, ठीक है, नया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इनको बनाया गया है। ठीक है, आई होप बात समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इसको लेकर जो कमेटी, बेसिकली जिस कमेटी ने इनका नाम सजेस्ट किया, उस कमेटी में बेसिकली तीन लोग हैं। ठीक है, एक प्रधानमंत्री हैं, एक गृह मंत्री हैं और एक लोकसभा के जो नेता विपक्ष हैं वो हैं। ठीक है, तो इनके पिछले हफ्ते जो है ये बैठक हुई है और इनके नाम यहाँ पर जो है वो अब इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। तो इस आर्टिकल को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप इसको एक बार जस्ट रीड कर लेना। बाकी वैसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैंने बता दी है और ये नाम जरूर जो है यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। और इससे पहले जो सीआईसी थे उनका नाम था हीरालाल समारिया। सितंबर में उनका रिटायरमेंट हुआ था, तो तब से ये पद जो है वो खाली बना हुआ था। ठीक है, चलो एक्सप्लेन पेज पर चलते हैं। जो नरेगा को लेकर, नरेगा में बेसिकली बदलाव जो किए जा रहे हैं, है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यह अच्छा आर्टिकल है ना, काफ़ी लंबा सा भी आर्टिकल है, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि 20 ईयर्स ऑन, यानी कि 20 साल तक ये स्कीम जो है वो चली है, क्योंकि 2005 में ये स्कीम यूपीए की सरकार में उस समय से लागू हुई थी। ठीक है, और इसमें कुछ बदलाव अब यहाँ पर किए जा रहे हैं। ठीक है, देखो, तो एनडीए की जो सरकार है वो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, दैट इज एमजी नरेगा को, जो 2005 का है, इसको रिप्लेस करना चाह रही है सरकार एक ऐसे बिल से जिसमें जो प्रपोज करता है टू इफेक्टिवली ओवरहॉल द रूरल जॉब्स स्कीम। ठीक है, जो रूरल जॉब्स स्कीम है उसमें ये ओवरहॉल या बदलाव किया जाएगा। और ये जो स्कीम है इसने रूरल हाउसहोल्ड्स के लिए, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो परिवार हैं, उनके लिए एक सोशल सिक्योरिटी नेट की तरह काम किया है इस स्कीम ने।
ठीक है, अब यहाँ पर जो बिल लाया जा रहा है, इस बिल का नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल। ठीक है, शॉर्ट में इसका नाम बताया जा रहा है वीबी जी रामजी बिल। ठीक है, इस बिल में क्या कहा जा रहा है कि अभी आपको पता होगा कि जो एग्जिस्टिंग स्कीम है उसमें बोला गया है कि जो वेज एम्प्लॉयमेंट है, गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट, वो 100 दिन का होना चाहिए। ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर में। तो नए बिल में प्रपोज किया गया है कि उसको 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया जाएगा। ठीक है, ये एक अच्छी बात है कि ज़्यादा रोजगार मिलेगा। इसके बाद अनलाइक दी एमजी नरेगा स्कीम which was primarily funded by the center, the new bill proposes joint funding by the center and the state, which will likely lead to a higher financial burden on states। लेकिन यहाँ पर राज्यों के लिए ये बात है, ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि पहले क्या होता था कि जो एग्जिस्टिंग स्कीम थी उसमें जितना भी खर्चा होता था पूरी की पूरी योजना में, स्कीम में, वो सेंटर की तरफ से पैसा आता था। ठीक है, दिस स्कीम वॉज अ फंडेड बाय द सेंटर स्कीम। ठीक है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये जो नया बिल है इसके तहत जो भी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी वो स्टेट्स और सेंटर मिल के पूरी करेंगे। ठीक है, तो स्टेट्स के ऊपर थोड़ा सा जो फाइनेंशियल बर्डन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर पहली बार इस स्कीम में एक चीज़ और है, इस बिल में ये लिखा गया है कि 60 डे का पॉज रहेगा इन द स्कीम ड्यूरिंग द पीक एग्रीकल्चरल सीजन्स ऑफ सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। ठीक है, कि जब हमारे देश में कृषि का, एग्रीकल्चर का, जब बुआई का समय होता है या जिस समय कटाई का समय होता है, ठीक है, सोइंग और हार्वेस्टिंग के समय में जो पीक एग्रीकल्चरल सीजन है उसमें उस दौरान 60 दिनों के लिए इस स्कीम के अंतर्गत काम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और ऐसा इसलिए करा जा रहा है, मतलब जो इसका मकसद बताया गया है वो ये है कि इससे जो फार्म लेबर की अवेलेबिलिटी है वो बनी रहेगी। अदरवाइज जिस समय बुआई या कटाई होती है उस समय जो फार्म में लेबरर्स की ज़रूरत पड़ती है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो इधर उधर चले जाते हैं, ये मनरेगा के अंतर्गत काम करने लगते हैं। तो उसके लिए जो मतलब उसकी वजह से जो फार्म लेबर की अवेलेबिलिटी में कमी होती है वो नहीं हो, ऐसा करने के लिए ये प्रोविज़न यहाँ पर लाया गया है। ठीक है, अब इसके बारे में आगे भी बात करेंगे अभी। तो एक एक करके इन प्रोविजंस को अगर हम देखें तो सबसे पहले जो ये नया बिल है इसका सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 क्या कहता है, इसमें वही बात कही गई है कि 120 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट टू एवरी रूरल हाउस होल्ड हुज अडल्ट वर्कर्स हुज अडल्ट मेंबर्स वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। ठीक है, यानी कि रूरल हाउस होल्ड के, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के जो परिवार हैं वहाँ पर उनके जो एडल्ट मेंबर्स हैं जो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करना चाहते हैं उनको 125 दिन का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि ये जो स्कीम है ये पहले भी और अभी भी ये एक डिमांड ओरिएंटेड स्कीम है। ठीक है, कि अगर आप काम की मांग करते हैं तो आपको काम दिया जाएगा, है ना, ऐसा यहाँ पर भी दिया गया है। ठीक है, अब जो ये MGNREGS स्कीम है इसके अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट की गारंटी थी 100 डेज़ की। ठीक है, हालांकि वो स्कीम 100 डेज़ की, उसमें गारंटी थी कि कम से कम 100 डेज़ का काम दिया जाएगा, लेकिन ऐसे बहुत कम परिवार हुआ करते थे जो इस 100 डेज़ के कोटा को पूरा करते थे। ठीक है, क्योंकि जो एक्टिव वर्कर्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है ना, और इतना काम नहीं मिल पाता कि 100 दिन जो है वो हर परिवार पूरा कर ले। जैसे 2024-25 का डेटा दिया गया है, ये डेटा मैंने आपको परसों ही बताया था जब इस के बारे में हम जिक्र कर रहे थे। इसमें यह लिखा गया है कि दी एवरेज नंबर ऑफ डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर हाउस होल्ड वॉज जस्ट 50। ठीक है, कि हर हाउस होल्ड का जो एवरेज नंबर ऑफ डेज है एम्प्लॉयमेंट का वो सिर्फ 50 रहा है 2024-25 में, जबकि गारंटी कितने दिन की है, मिनिमम 100 डेज की। ठीक है, और जिन परिवारों ने पिछले साल यानी कि 24-25 में 100 दिन का काम पूरा किया है उनकी संख्या है 40,70,000। और करंट फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें यानी कि अप्रैल के महीने से अभी दिसंबर तक की, तो यहाँ पर जिन परिवारों ने 100 दिन का काम मतलब पूरा किया है, जिनको कम से कम 100 दिन का काम मिला है, उनकी संख्या 6,74,000 बताई गई है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जॉब कार्ड्स जो हैं वो लगभग 8.61 करोड़ हैं और जिसमें 12.16 करोड़ एक्टिव वर्कर्स शामिल हैं। ठीक है, अब ये जो मनरेगा एक्ट था इसका सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 क्या कहता था, नॉट लेस देन 100 डेज वर्क पर रूरल हाउस होल्ड इन अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, कि हर रूरल हाउस होल्ड को कम से कम, नॉट लेस देन 100 का मतलब है कम से कम 100 दिन का काम जो है वो एक फाइनेंशियल ईयर में दिया जाएगा, है ना। लेकिन कम से कम की बात कही गई थी, लेकिन ये जो 100 डेज की लिमिट है
ये एक अपर लिमिट बन गई थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो सॉफ्टवेयर है वो एम्प्लॉयमेंट का डेटा अबव 100 डेज उसमें नहीं फीड हो सकता है। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल कोई स्टेट या यूनियन टेरिटरी अगर स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट करे तब बात अलग है। अदरवाइज नॉर्मल सिचुएशन में 100 डेज से ऊपर का एम्प्लॉयमेंट डेटा उसमें फीड होता ही नहीं था। ये आप एक तरीके से कह सकते हैं कि टेक्निकल उसकी रेस्ट्रिक्शंस थी, है ना। तो इसलिए वो 100 डेज जो है वो मैक्सिमम बन जाता है इस वजह से। अब लेकिन यहाँ पर सरकार जो है वो ये चीज़ भी अलाउ करती है कि जो स्टिपुलेटेड कोटा है 100 डेज का, उससे ऊपर 50 दिन भी वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। किस स्पेशल कैटेगरी में? अगर कोई शेड्यूल्ड ट्राइब हाउस होल्ड है, ठीक है, वो अगर किसी फॉरेस्ट एरिया में रह रहा है, उसको 150 डेज का वर्क दिया जा सकता है। बट कंडीशन ये है कि ऐसे परिवारों के पास कोई भी और प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो एक्सेप्ट जो उनको लैंड राइट्स ग्रांट हुए हैं अंडर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2016। ठीक है, इसके अंतर्गत अगर उनके पास कोई और प्राइवेट लैंड नहीं है तो उनको 150 दिन का काम जो है वो दिया जा सकता है। इसके बाद सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 ऑफ द मनरेगा वो ये भी कहता है कि एडिशनल 50 डेज का वर्क जो है वो ऑफ अनस्किल्ड मैनुअल वर्क जो है वो इन अ ईयर दिया जाएगा ओवर एंड अबव दी 100 डेज लिमिट, ऐसे एरियाज़ में, ऐसे रूरल एरियाज़ में जहाँ पर ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ा हो या किसी और तरीके की नेचुरल कैलेमिटी आई हो, कोई प्राकृतिक आपदा आई हो, तो वहाँ पर 100 दिन से ऊपर का काम भी दिया जा सकता है, एडिशनल 50 दिन का काम और। ठीक है, तो ये पहले वर्जन्स में था जो मनरेगा था उसमें। अब नए वाले में तो 125 दिन की बात की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसके बाद जो फंडिंग का बर्डन है वो राज्यों के पास भी आएगा। ठीक है, जो वीबी जी राम जी बिल है इसमें ये कहा गया है कि फंड शेयरिंग में कुछ मेजर बदलाव किए गए हैं। एमजी नरेगा में सेंटर जो है वो एंटायर वेज बिल देता था, यहाँ पर लेकिन अब स्टेट्स को जो है वो वेज पेमेंट बर्डन शेयर करना पड़ेगा अंडर दिस न्यू बिल। ठीक है, यहाँ पर ऊपर बॉक्स में जो इसका ये दिया हुआ है प्रपोज फंडिंग पैटर्न, उसकी अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर ये कहा गया है कि नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स और यूटीज़ में 90% सेंटर से आएगा और 10% स्टेट्स को देना होगा। ठीक है, ये किन किन राज्यों में लागू होगा? जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो, और साथ ही साथ जो हमारे हिमालयन स्टेट्स हैं वो, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड। ठीक है, इसके बाद बाकी राज्यों में और ऐसी यूटीज जहां पर लेजिस्लेचर है वहां पर 60% सेंटर, 40% स्टेट, दैट इज आंध्रा, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड पुडुचेरी। ठीक है, और इसके बाद जो 4 यूटीज हैं जहां पर लेजिस्लेचर नहीं है वहां पर 100% सेंटर के द्वारा, दैट इज लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मतलब इसका पैटर्न भी अगर आप याद रखेंगे तो सही है कि नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स में 90% सेंटर, 10% स्टेट्स। ठीक है, जो 4 यूटीज़ हैं जहाँ पर लेजिस्लेचर नहीं है, ठीक है, जैसे कि लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप। ठीक है, यहाँ पर 100% सेंटर, और बाकी सभी राज्यों में और यूटीज़ विद लेजिस्लेचर में 60% बाय सेंटर एंड 40% बाय स्टेट। ठीक है, इस वाले में जो यूटी इंक्लूडेड है दैट इज जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, और इस वाले में जो यूटी इंक्लूडेड है दैट इज पुडुचेरी की। क्लियर है? वैसे यहाँ पर दिल्ली का नाम दिख नहीं रहा मुझे, बट दिल्ली भी इसमें होगा, है ना, क्योंकि दिल्ली में भी यूटी विद लेजिस्लेचर है। ठीक है, चलो, तो ये बात आप समझ गए, है ना। इसके बाद आगे बात करते हैं। देखो, अब केंद्र ने ये जो नया फंडिंग पैटर्न है ये ऐसे समय पर प्रपोज किया है जब कई राज्यों का जो फिस्कल स्पेस है यानी कि जो उनकी फाइनेंशियल स्थिति है वो खराब हो रही है। ठीक है, क्योंकि जब से जीएसटी आया है ना, और सेंटर का जो फोकस है वो बेसिकली कुछ तरीके के सेस के ऊपर बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, मतलब ज़्यादातर जो सेस वगैरह है और जीएसटी का पैसा है वो केंद्र को मिलता है ना, राज्यों के पास तो बहुत कम आता है। और जब से जीएसटी लागू हुआ है ये राज्यों की एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं डिमांड है, या बहुत बड़ी उनकी एक शिकायत है, कंसर्न है कि उनका जो रेवेन्यू था, ठीक है, जो टैक्स रेवेन्यू था वो काफ़ी कम हो गया है आफ्टर दिस जीएसटी। ठीक है, तो इसकी वजह से जो स्टेट्स के रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं वो काफ़ी कम हो गए। ठीक है, स्टेट फाइनेंसेस आर ऑलरेडी अंडर प्रेशर, और कई सारे जो ये हैं स्टेट्स हैं
ठीक है, उन्होंने जैसे कैश ट्रांसफ़र अनाउंस कर रखा है ना, कई तरीके की इस तरीके की स्कीम्स जो हैं वो कई सारे राज्यों में चल रही हैं। तो इसकी वजह से जो डेट है, जो कर्जा है, वो बढ़ रहा है ना, और जो लाइबिलिटीज़ उनके ऊपर हैं, जैसे अब जो भी स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको सैलरीज देनी है, ठीक है, वहाँ के जो पेंशनर्स हैं उनको पेंशन्स देनी है, सब्सिडीज प्रोवाइड करनी है, इंटरेस्ट पेमेंट्स करना है। तो इन सब चीज़ों की वजह से राज्यों की जो फाइनेंशियल स्थिति है वो पहले से ही आप कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया नहीं है, और उसके ऊपर से ये खर्चा, ठीक है, तो समझ पा रहे हैं आप, स्टेट्स के ऊपर बर्डन बढ़ रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर ये दिया गया है, तो इसमें ये बोला गया है कि ये जो नया फॉर्मूला है इससे लगभग हर साल का 30,000 करोड़ का एनुअल जो बर्डन है, एडिशनल बर्डन, वो आएगा। ठीक है, ये बेसिकली जो लास्ट ईयर का डेटा है उसके हिसाब से बताया गया है। अब मनरेगा के अंतर्गत यूनियन गवर्नमेंट क्या क्या पे करता है मनरेगा के अंतर्गत, ठीक है, द कंप्लीट वेज बिल फॉर अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, कि जो भी अनस्किल्ड मैनुअल वर्क मिलता था 100 दिन का, उसका जितना भी वेज बिल था, मतलब जो भी उसमें पैसा दिया जाता था, है ना, काम करने के बदले में जो भी उनको वेजेस मिलती थी, वो सारा पैसा केंद्र देता था। ठीक है, दूसरी बात, जो मटीरियल कॉस्ट ऑफ द स्कीम है, ठीक है, यानी कि पेमेंट ऑफ वेजेस टू स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स, है ना, जो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स होते थे उनके लिए जो भी वेजेस होती थी और जो मटेरियल कॉस्ट होता था स्कीम का, उसका 3/4 तक, 3/4 तक जो है वो सेंटर देता था। ठीक है, इसके बाद सच परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द स्कीम एज मे बी डिटरमाइंड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टुवर्ड्स द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ठीक है, जैसे कि जो आपका ये प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं, सपोर्टिंग स्टाफ हैं, ठीक है, इन सब की सैलरी, इन सब के अलाउंसेस ये भी केंद्र देता था, है ना, उसका परसेंटेज हालांकि डिटरमाइन करता था केंद्र खुद से। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं सेंट्रल काउंसिल के, है ना, और जो भी शेड्यूल 2 और बाकी आइटम्स के अंतर्गत जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती थी उनका कुछ परसेंटेज जो है वो सेंटर देता था। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या पे करता था, जो कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है। अब देखो होता क्या था इसमें कि पैसा भले ही केंद्र की तरफ से आता था, लेकिन काम देना, ठीक है, उस काम को पैदा करना, रोजगार पैदा करना इस स्कीम के अंतर्गत, वो जिम्मेदारी किसकी थी, स्टेट्स की। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये डिमांड वाला काम था। ठीक है, कि जो व्यक्ति अगर डिमांड कर रहा है तो उसको काम देना है। अब वो काम देना है तो काम सेंटर तो देगा नहीं, है ना, सेंटर पैसे देगा, काम कौन देगा, स्टेट्स। ठीक है, तो स्टेट्स को क्या होता था कि अगर मान लीजिए कोई काम की डिमांड कर रहा है, स्टेट्स ने उसको काम दे दिया, तो उसको पैसा कहाँ से मिलता था, केंद्र से। लेकिन अगर किसी ने काम की डिमांड करी और स्टेट उसको काम नहीं दे पा रहा है, तो फिर उस केस में जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है या जो बेरोजगारी भत्ता है वो दिया जाता था सेंटर स्टेट्स की तरफ से। ठीक है, तो स्टेट्स जो है वो ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इसमें देते थे। ठीक है, इसके बाद जो मटेरियल कॉस्ट बताया मैंने आपको, मटेरियल कॉस्ट 3/4 सेंटर, 1/4 स्टेट्स। ठीक है, इसके बाद जो स्टेट काउंसिल है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस स्टेट। ठीक है, सेंट्रल काउंसिल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं वो सारा का सारा सेंटर, स्टेट काउंसिल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस स्टेट। ठीक है, तो ये अभी तक होता था जो एमजी नरेगा था उसमें, उसके अंतर्गत। अब यहाँ पर एक नॉर्मेटिव एलोकेशन की बात की गई है। ठीक है, उसमें यह कहा गया है कि टॉप डाउन प्रोसेस का यूज़ किया जाएगा, उसको इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें यह कहा गया है कि दिस एज अ एलोकेशन ऑफ द फंड मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट। ठीक है, ये जो सेक्शन 4 सब सेक्शन 5 है इस नए बिल का, इसमें यह कहा गया है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल डिटरमाइन द स्टेट वाइज नॉर्मेटिव एलोकेशन फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कि हर राज्य को कितना पैसा देना है, ठीक है, जो नॉर्मेटिव एलोकेशन होगा स्टेट वाइज वो कौन डिसाइड करेगा, सेंटर। ठीक है, हर फाइनेंशियल ईयर के लिए किसी भी राज्य को कितना पैसा देना है वो सेंटर डिसाइड करेगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और किस ऑब्जेक्ट या किस आधार पर वो पैसा दिया जाएगा, कितना पैसा देना है वो किस आधार पर डिसाइड किया जाएगा, वो जो ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स हैं वो भी सेंटर ही डिसाइड करेगा। ठीक है, सेक्शन 4 सबसेक्शन 6 ये कहता है कि एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द स्टेट इन एक्सेस ऑफ इट्स नॉर्मेटिव एलोकेशन शैल बी बोर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन सच मैनर एंड बाय सच प्रोसीजर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे मान लो किसी राज्य को 1000 करोड़ मिला, ठीक है, तो 1000 करोड़ उसको मिला सेंटर की तरफ से, तो उसने वो खर्च किया। लेकिन उसके बाद अगर मान लो, क्योंकि डिमांड ओरिएंटेड काम है ना, लोगों ने डिमांड करी और काम जो है वो राज्य को देना पड़ गया लेट से 1200 करोड़ का, तो जो एक्स्ट्रा 200 करोड़ हैं वो कहाँ से आएंगे, वो राज्य खुद उसकी व्यवस्था करेगा।
ठीक है, बॉर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और किस तरीके से और किस प्रोसीजर से वो पैसा आएगा वो सेंटर बताएगा। ठीक है, लेकिन वो पैसे की व्यवस्था या पैसे का जो पूरा आप कह सकते हैं कि जो जिम्मेदारी होगी, है ना, उस फंड को आप कह सकते हैं मतलब कहाँ से वो फंड एक्वायर किया जाए, तो वो सारी की सारी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट्स की होगी। ठीक है, बात समझ गए। इसके बाद नॉर्मेटिव एलोकेशन वुड बी अ डिपार्चर फ्रॉम द एमजी नरेगा प्रोविजन ऑफ द लेबर बजट। ठीक है, अभी तक देखो क्या होता था कि हर राज्य को अपना एनुअल वर्क प्लान और लेबर बजट जो है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उसको हर फाइनेंशियल ईयर से पहले, है ना, हर राज्य जो है वो अपना मतलब क्या काम पूरे साल भर में उसके वहाँ होगा इस स्कीम के अंतर्गत और कितना पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, वो स्टेट्स जो हैं वो भेजते थे। ठीक है, जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसको भेजते थे। ठीक है, हर फाइनेंशियल ईयर से पहले, यानी कि 31 जनवरी से पहले ये भेजा जाता था। ठीक है, अब लेबर बजट जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ एंटिसिपेटेड डिमांड ऑफ अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। ठीक है, कि कितनी इस साल मतलब आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कितनी जो है वो काम की डिमांड होगी। ठीक है, उसका एक अंदाज़ा लगा के जो है वो लेबर बजट बनाया जाता था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक है, अब उसको फिर पूरे के पूरे स्टेट लेवल पर एग्रीगेट किया जाता था, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट का ऐड करके, और उसके बाद फिर सेंटर के पास वो जाता था। ठीक है, और सेंटर को जब बताया जाता था कि हम इतना काम करेंगे, इतने पैसे की हमें ज़रूरत होगी, तो फिर वो एलोकेशन जो है वो सेंटर फाइनल करता था। ठीक है, अब ये जो प्रोविजन है इज लाइकली टू अफेक्ट द स्टेट्स दैट सी अ हायर डिमांड अंडर दी एमजी नरेगा एस। ठीक है, मतलब जो ये नया प्रोविजन है उससे होगा क्या कि जिन राज्यों में काम की डिमांड ज़्यादा है उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा आएगा। जैसे कि अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो रूरल जॉब गारंटी स्कीम जो है लगभग 5 करोड़ 78 लाख फैमिलीज़ ने अवेल की, एक्सक्लूडिंग वेस्ट बंगाल। ठीक है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में ये स्कीम जो है वो पिछले 3-4 सालों से रुकी हुई है, क्योंकि वहाँ पर पैसा जो है वो सेंटर नहीं दे रहा था। ठीक है, और ऐसे राज्य जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिमांड देखी गई है वो है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और आंध्र प्रदेश। तो ऐसे राज्यों के लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पर डिमांड ज़्यादा होगी तो वहाँ पर राज्यों को काम देना पड़ेगा, है ना। अब सेंटर जो है वो तो एक लिमिटेड फंड दे देगा, वही जो नॉर्मेटिव एलोकेशन बोला है, उसके बाद की जितना भी पैसा होगा वो कहाँ से आएगा, फिर वो राज्यों को खुद उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, है ना। तो इसलिए ऐसे राज्यों के ऊपर जहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ पर काम की डिमांड ज़्यादा है वहाँ पर उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा आएगा। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है एग्रीकल्चरल सीजन में इस स्कीम लागू नहीं होगी, इस स्कीम के अंतर्गत एग्रीकल्चर सीजन में काम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसमें यही लिखा गया है कि पॉजिंग द एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम फॉर 60 डेज ड्यूरिंग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग टू एंश्योर एडिक्वेट एग्रीकल्चर लेबर अवेलेबिलिटी। वही मैंने आपको बताया, ठीक है, कि जो पीक एग्रीकल्चरल सीजन होगा, जिस समय बुआई या कटाई का समय होगा, उस समय 60 दिनों के लिए ये एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम पॉज कर दी जाएगी, रोक दी जाएगी। और वो इसीलिए किया गया है ताकि जो एग्रीकल्चरल लेबर है वो अवेलेबल रहे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको कैसे लिखा गया है इस सबसेक्शन 2 में। ठीक है, सबसेक्शन जो आपका सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 है, उसके सबसेक्शन 2 में क्या लिखा गया है, देखो कि नॉट विद अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर and to facilitate adequate availability of agricultural labor during peak agricultural seasons, no work shall be commenced or executed under this act during such peak seasons as may be notified under subsection 2। ठीक है, मतलब इस सेक्शन का मतलब इस एक्ट का या जो बिल है अभी उसका जो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 है वो ये कहता है कि इस एक्ट में कुछ भी और दिया हो उसके बावजूद, या इस एक्ट के अंतर्गत जो भी नियम बनाए जाए, जो भी रूल्स बनाए जाए उसके बावजूद, और ये फैसिलिटेट करने के लिए कि ड्यूरिंग द पीक एग्रीकल्चरल सीजन्स जो एग्रीकल्चरल लेबरर हैं उनकी एडिक्वेट अवेलेबिलिटी बनी रहे, उसके लिए ये लिखा गया है कि ड्यूरिंग द पीक सीजन। ठीक है, ऐसे पीक सीजन के दौरान कोई भी काम ना तो शुरू होगा इस स्कीम के अंतर्गत, ठीक है, और ना ही वो काम किया जाएगा। और वो पीक सीजन क्या होगा वो बेसिकली जो है सब सेक्शन 2 के अंतर्गत नोटिफाई किया जाएगा। ठीक है, तो स्टेट्स को जो है वो नोटिफाई करना है ये 60 डे का पीरियड, ठीक है, इन एडवांस ये राज्य नोटिफाई करेंगे। ठीक है, तो वो
बेसिकली जो राज्य हैं वो डिफरेंट जो एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस और लोकल पैटर्न्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ या बाकी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो है वो डिफरेंट एरियाज़ के लिए अलग अलग पीरियड नोटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जो 60 दिन का पीरियड है वो पूरे राज्य के लिए एक ही समय पर होगा। ठीक है, अलग अलग एरिया के लिए, है ना, वहाँ के एग्रोक्लाइमेटिक जोन के आधार पर या जो लोकल पैटर्न्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं उसके आधार पर या बाकी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एक स्टेट के लिए अलग अलग एरिया वाइज ये 60 डेज का पीरियड जो है वो नोटिफाई किया जा सकता है। इसको स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिखा है कि ये जो पॉज किया जा रहा है 60 दिन का, ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि जो फार्म वर्क के लिए नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर होती है ना, वो ना हो, है ना, एडिक्वेट फार्म लेबर जो है वो अवेलेबल हो फॉर द एग्रीकल्चरल वर्क। लेकिन अब एक तरफ तो कहा जा रहा है कि हम 100 दिन का काम बढ़ा के 125 दिन कर देंगे। ठीक है, और वहीं दूसरे दिन ये कहा जा रहा है कि साल में आपको 60 दिन काम नहीं मिलेगा। तो यानी कि जो 125 दिन आपको अवेल करने हैं उसकी विंडो छोटी हो जाएगी, है ना। आप एक बात समझिए कि 365 दिन में से 125 दिन, ठीक है, या फिर 305 दिन में से 125 दिन, तो आपको अब वो जो 125 दिन है वो 305 दिन में ही पूरे करने हैं, क्योंकि 60 दिन तो काम मिलेगा ही नहीं इसके तहत, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है ना। अब ये प्रोविजन जो है वो इसलिए सिग्निफिकेंट बताया गया है क्योंकि इंडिया में डाइवर्स एग्रीकल्चरल कैलेंडर है और क्रॉप्स जो है वो एक रीजन से दूसरे रीजन में वेरी करती हैं। जैसे कि अगर हम अलग अलग क्रॉप्स की बात करें, है ना, जैसे कि पैडी क्रॉप की अगर हम बात करें तो खरीफ सीजन के दौरान उसकी सोइंग होती है। ठीक है, और जो स्टार्ट हो जाती है मई में और अगस्त तक चलती है। हार्वेस्टिंग सितंबर टू जनवरी में होती है। इसके बाद राबी क्रॉप की बात करें वीट की तो अक्टूबर से लेकर जनवरी तक उसकी सोइंग होती है। हार्वेस्टिंग फिर फरवरी से जून तक होती है ना। तो अलग अलग सीज़न के हिसाब से ये वेरी करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात आप समझे। ठीक है, अब ये प्रोविज़न अच्छा है या बुरा है इसको लेकर आप अपने विचार बता सकते हैं। ठीक है, बट कुछ लोगों का ये भी मानना है, कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि एग्रीकल्चरल जो लेबरर्स हैं उनकी जो थोड़ा सा कमी होती थी उसकी वजह से जो लेबरर्स हैं, मतलब लेबरर्स के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो उनको अच्छा पैसा मिल जाता था। ठीक है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन होता था, है ना, कि अगर आप मान लीजिए कोई किसान है उसको अपने फार्म में काम करवाना है, ठीक है, सोइंग या हार्वेस्टिंग के दौरान, तो अगर वो लेबर उसको चाहिए तो उसको लेबर अगर कम मिलेगी तो लेबर फिर अच्छा पैसा डिमांड कर सकती है, तो इससे लेबरों का फ़ायदा था। ठीक है, लेकिन अब होगा क्या, क्योंकि उनके पास पहले ये विकल्प था कि अगर वो यहाँ काम नहीं करते, मतलब खेतों में काम नहीं करते हैं, तो वो मनरेगा के तहत काम कर लेते। ठीक है, तो उनको पैसा मिल जाता था, उनकी डिमांड बढ़ जाती थी थोड़ा सा। लेकिन अब क्या होगा कि मनरेगा के तहत काम होगा नहीं इस 60 दिनों के दौरान, तो जो लेबरर्स हैं वो भी बेचारे क्या होंगे, एक तरीके से बेरोजगार हो जाएंगे, है ना। और जो फार्म लेबर्स के लिए अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लेबरर्स की सप्लाई बढ़ जाएगी, है ना। तो इसलिए उनको थोड़ा सा पैसा कम मिलेगा, ये भी एक कंसर्न यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स यहाँ पर लाया गया है एक और। इसमें यह कहा गया है कि जो भी इस स्कीम के अंतर्गत काम होंगे वो विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स, ठीक है, वहाँ से ओरिजिनेट होंगे, जो कि ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर कंसोलिडेट किए जाएंगे और उसके बाद उसको एग्रीगेट किया जाएगा इनटू द विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेक। ठीक है, इस स्टेक में जो है वो 4 थीमेटिक फोकस डोमेन्स रखे गए हैं। वाटर सिक्योरिटी थ्रू वाटर रिलेटेड वर्क, ठीक है, मतलब किस किस तरीके का काम मिल सकता है। कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वर्क फॉर मिटिगेशन ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। ठीक है, और ये सारे के सारे प्लान्स जो हैं वो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के साथ इंटीग्रेट किए जाएंगे। इसके बाद ये बताया गया है कि जो जॉब कार्ड्स है उनको भी रिप्लेस किया जाएगा। ठीक है, इसमें जो नया बिल है इसमें ये बताया गया है कि ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड्स ये इशू किए जाएंगे टू एडल्ट मेंबर ऑफ एवरी रूरल हाउस होल्ड विलिंग टू अंडरटेक अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। ठीक है, ऐसे लोगों को जो है वो अपना नाम, अपनी एज और एड्रेस जो है, एड्रेस ऑफ द हाउस होल्ड, ये ग्राम पंचायत को देना होगा जिस ग्राम पंचायत के अंतर्गत वो रहते हैं। ठीक है, ताकि ये नई जॉब गारंटी स्कीम के अंतर्गत उनका रजिस्ट्रेशन हो सके। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि स्पेशल ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड दिए जाएंगे सिंगल वुमेन को, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को, ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, जो रिलीज बॉन्डेड लेबर्स हैं, जो पर्सन्स बिलोंगिंग टू पीवीटीजीज हैं,
और जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं उनको। और ये जो स्पेशल कार्ड होगा इसका कलर थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। इसके बाद एनुअल बजट को लेकर यहाँ पर ये कहा गया है कि इस साल के लिए यानी कि 2025-26 का जो एनुअल फाइनेंशियल ईयर है इसके लिए सरकार ने 86,000 करोड़, जो एमजी नरेगाज है इसके लिए 86,000 करोड़ एलोकेट किया है। नई स्कीम के अंतर्गत जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है यानी कि जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसका ये एस्टिमेट है कि एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड फॉर वेजेस मटीरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंपोनेंट लगभग 1,51,282 करोड़ होगा, ठीक है, स्टेट्स का शेयर मिला के। इसमें से सेंटर का शेयर लगभग आप कह सकते हैं कि 96,000 करोड़ के आसपास होगा और लगभग उसके बाद बचेगा आपका 50-55 करोड़ के आसपास, तो 55 करोड़ जो है वो स्टेट्स को देना होगा, ठीक है। आई होप बात समझ गए आप क्या लिखा गया है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर ऊपर मैंने आपको वो जो बॉक्स है वो तो दिखाई दिया कि किस तरीके से जो फंडिंग पैटर्न रहेगा स्टेट्स और सेंटर का। यहाँ पर कुछ चार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक ये बात की जा रही है कि डिप इन ये नरेगाज वर्क एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसमें आपको 2011 यानी कि 2010-11 से लेकर 2024-25 तक का ये डेटा दिया गया है, ठीक है। एक तो ये जो बार्स दिख रहे हैं ये है बेसिकली परसेंटेज जनरेटेड, ठीक है, कि कितने परसेंटेज जो है वो जनरेट यहाँ पर हुए हैं, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। इसके बाद यहाँ पर बात की जा रही है एलोकेशंस, ये जो रेड कलर की लाइन है ये एलोकेशन का है और ये जो ब्लैक कलर की लाइंस दिख रही है ये एक्सपेंडिचर है, ठीक है, कि कितना एक्सपेंडिचर हुआ है और कितना एलोकेशन किया गया है। जैसे कि हम पिछले साल की बात करें अगर 23-24 की, तो 86,000 करोड़ का जो है वो एलोकेशन था और उसमें एक्स्ट्रा खर्च हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। अब इस साल का तो 24-25 का डेटा इन्होंने यहाँ पर दिया है कि 86,000 करोड़ जो है वो एलोकेट किया गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये भी डेटा दिया गया है कि इस काम के अंदर, इस स्कीम के अंतर्गत जो काम हो रहा है या जो काम मिल रहा है उसमें गिरावट आ रही है। एवरेज डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड पर हाउस होल्ड, कि हर हाउस होल्ड को, हर परिवार को एवरेज डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना मिलता है, ठीक है। 2020-21 में जहाँ 51 डेज के आसपास मिला करता था, 2024-25 में 50 दिन, और अभी तो खैर 25-26 का डेटा आधा ही है ना, 25-26 का, क्योंकि वो दिसंबर 12 तारीख तक का डेटा है, ठीक है। एवरेज वेज रेट की अगर हम बात करें पर पर्सन पर डे, यानी कि हर व्यक्ति को हर दिन कितना पैसा मिलता था, जहाँ पर यहाँ 200 रुपये मिला करता था वो अब यहाँ पर 266 या 267 रुपीज़ हो गया है, ठीक है। हाउस होल्ड दैट कंप्लीटेड 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट, ऐसे कितने परिवार हैं जिन्होंने 100 दिन का काम पूरा किया हो, तो यहाँ पर पिछले साल का डेटा बताया गया है 40,70,000, ठीक है। थोड़ा सा भी इसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। टोटल हाउस होल्ड दैट वर्क, कितने परिवारों ने काम किया, तो 5,78,000 लोगों ने काम किया लास्ट ईयर। मैं इस ईयर का डेटा इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि अभी वो आधे ही साल का डेटा है ना। और टोटल इंडिविजुअल्स जिन्होंने काम किया है उसमें भी आप देख सकते हैं कि गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ 11 लाख के आसपास, 11 करोड़ के आसपास हुआ करते थे और ये गिर के 7 करोड़ 80 लाख 88 लाख के आसपास आ गए, ठीक है। तो आई होप बात समझ पा रहे हैं आप, क्लियर है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद एक और आर्टिकल है, इसकी बात कर लेते हैं। न्यूक्लियर पावर बिल इंट्रोड्यूस्ड परमिट्स प्राइवेट ऑपरेटर्स इन लिमिट्स सप्लायर लाइबिलिटी। तो लोकसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया है और इस बिल के अंतर्गत जो न्यूक्लियर पावर सेक्टर है, जो अभी तक कंप्लीटली अंडर गवर्नमेंट हुआ करता था, इस सेक्टर को ओपन कर दिया गया है फॉर पब्लिक, फॉर प्राइवेट सेक्टर के लिए भी, ठीक है। प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी इस सेक्टर को ओपन किया जा रहा है, ठीक है। देखो, तो जो बिल यहाँ पर लोकसभा में कल लाया गया है उस बिल का नाम है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। शॉर्ट में इसका नाम बताया गया है शांति बिल, 2025 का बिल है। और ये बिल अलाउ करता है प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन इंडियाज हाईली रेस्ट्रिक्टेड न्यूक्लियर पावर सेक्टर। जो हमारा न्यूक्लियर पावर सेक्टर है हाईली रेस्ट्रिक्टेड इसलिए कहा गया है क्योंकि अभी तक सिर्फ ये गवर्नमेंट के अंडर में था, इस पर प्राइवेट जो पार्टिसिपेशन है उसको भी अलाउ कर दिया गया है। ये नया बिल जो है वो किस पुराने बिल को रिप्लेस करता है, 1962 का एक एटॉमिक एनर्जी एक्ट है उसको, और 2010 का एक सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है इसको। ये बात वैसे हम लोगों ने पहले भी की है बट अब पता नहीं आप लोगों को कितना याद है, नहीं है ना। इसके बाद इसमें आगे ये लिखा गया है, सरकार का ये कहना है कि ये जो बिल है ये एक महत्वपूर्ण कदम है
टूवर्ड्स अचीविंग इंडियाज टारगेट ऑफ, जो हमारा टारगेट है कि 2047 तक हमें 100 गीगावाट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को डेवलप करना है। तो उस तरफ, उस लक्ष्य के तरफ हमारा ये एक इम्पॉर्टेंट कदम है, ठीक है। और हम ये चाहते हैं टू हार्नेस फुल पोटेंशियल ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी, जितना भी हमारा न्यूक्लियर एनर्जी का पोटेंशियल है उसको पूरा हम हार्नेस करें, एंड इंडिजीनियस रिसोर्सेज थ्रू एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, ठीक है। और इसमें जो है वो इंडिजीनियस रिसोर्सेज का यूज़ करें और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों का ही एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहे, ठीक है। इसके बाद इसमें यह कहा गया है कि देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ग्रोथ तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग बढ़ रही है, क्वांटम टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं, इंडिजीनियस सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन बढ़ रहा है, और लार्ज स्केल डेटा ड्रिवन रिसर्च, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें स्टेबल, रिलायबल, अबंडेंट, क्लीन और राउंड द क्लॉक पावर सप्लाई चाहिए, ठीक है। मतलब इन सब चीज़ों के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा बिजली चाहिए, है ना। ज़्यादा भी चाहिए, रिलायबल चाहिए, स्टेबल चाहिए, राउंड द क्लॉक बिजली चाहिए। तो ये कहाँ से मिल सकती है? जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी है, ठीक है, उसके डिप्लॉयमेंट को बढ़ा के, ठीक है। और इसीलिए एक नए लीगल फ्रेमवर्क की ज़रूरत है जो रिसर्च और इनोवेशन को इन प्राइवेट सेक्टर उसमें बढ़ाए। तो इसलिए ये बिल जो है वो लाया गया है, ठीक है। अब इस बिल में जो एक मेन चेंज है वो ये है कि एक राइट टू रिकोर्स हुआ करता था, ठीक है। जो पुराने बिल्स थे उनमें एक, मतलब जो पुराने एक्ट थे उसमें एक राइट टू रिकोर्स का प्रोविजन होता था, ठीक है। उसमें बेसिकली क्या होता था कि जो प्लांट ऑपरेटर्स हैं, जो न्यूक्लियर प्लांट के ऑपरेटर्स हैं, वो सप्लायर से, मतलब जो भी न्यूक्लियर इक्विपमेंट जो कंपनी बना रही है, सप्लाई कर रही है, अगर मान लीजिए कोई भी न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है, ठीक है, किसी इक्विपमेंट अगर कोई डिफेक्टिव है, ठीक है, या फिर जो सब स्टैंडर्ड सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, या फिर एक्ट ऑफ सप्लायर्स और देयर एम्प्लॉयज़, या फिर सप्लायर्स की किसी हरकत की वजह से या उनके एम्प्लॉयज़ की किसी हरकत की वजह से अगर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है, तो न्यूक्लियर पावर ऑपरेटर जो हैं वो कंपनसेशन की मांग कर सकते थे इनसे, किनसे? जो सप्लायर्स हैं, न्यूक्लियर इक्विपमेंट के जो सप्लायर्स हैं उनसे। तो इसकी वजह से होता क्या था, जो फॉरेन न्यूक्लियर इक्विपमेंट वेंडर्स थे, ठीक है, वो इंडिया में नहीं आना चाहते थे, क्योंकि उनको ये बात समझ में आती थी कि अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश हमने कोई उनको, मतलब जो ये फॉरेन ये थे इक्विपमेंट वेंडर्स, उनका ये मानना था कि अगर हमने मान लीजिए कोई भी इक्विपमेंट इनको दिया और इन्होंने किसी भी लापरवाही से उसको यूज़ करा और कोई भी मान लीजिए कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया, तो ये तो हमारे से कंपनसेशन मांगेंगे, है ना। तो इसलिए वो यहाँ पर आने से कतराते थे, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब इसका उनको फ़ायदा ये मिलेगा, ठीक है। तो उनका लॉन्ग टर्म और अनसर्टेन लाइबिलिटी रिस्क जो था न्यूक्लियर एक्सीडेंट के केस में वो ज़्यादा था, लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें यह भी लिखा गया है इस बिल में कि बोथ पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज और साथ ही साथ उनके जॉइंट वेंचर जो हैं उनको अलाउ किया जाएगा कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप कर सकें, न्यूक्लियर फ्यूल जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज कर सकें, न्यूक्लियर फ्यूल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें, ठीक है। टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर न्यूक्लियर पावर जनरेशन, इन सब का इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्राइवेट भी, पब्लिक भी, जॉइंट वेंचर्स भी सब कुछ कर सकते हैं। हालांकि सारी की सारी एंटिटीज़ जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सेफ्टी ऑथराइजेशन फ्रॉम द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है। इनसे एक और ये सेफ्टी ऑथेंटिकेशन जो है, ऑथराइजेशन जो है वो लेना होगा, ठीक है। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो सेफ्टी ऑथराइजेशन है वो मैंडेटरी रखा गया है फॉर मैन्युफैक्चर, पोजेशन, यूज, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज एंड रेडिएशन जनरेटिंग इक्विपमेंट एज वेल एज फॉर एस्टेब्लिशिंग, ऑपरेटिंग और डीकमिशनिंग रेडिएशन फैसिलिटीज़, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए ऑथराइजेशन, ये सेफ्टी ऑथराइजेशन जो है वो लेना मैंडेटरी होगा, ठीक है। लेकिन इस बिल में ये चीज़ रिटेन की गई है, एक्सक्लूसिव सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर क्रिटिकल एंड सेंसिटिव एक्टिविटीज़, ठीक है। ये चीज़ों का एक्सक्लूसिव कंट्रोल अभी भी सेंटर के पास ही रहेगा। इसमें क्या है, ये सेंसिटिव और क्रिटिकल एक्टिविटीज़ क्या है, जैसे कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं, ठीक है, उनका एनरिचमेंट, उनका आइसोटोपिक सेपरेशन, ठीक है, मैनेजमेंट एंड रीप्रोसेसिंग ऑफ स्पेंट फ्यूल, हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट, अपग्रेडेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ हैवी वाटर, ठीक है। ये कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको लेकर अभी भी जो कंट्रोल है
वो एक्सक्लूसिव कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद इसमें एक नया इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स बनाने की बात की गई है। एटॉमिक एनर्जी रिड्रेसल एडवाइजरी काउंसिल ये बनाया जाएगा। क्लेम कमिश्नर्स बनाए जाएंगे, है ना, इनका डेजिग्नेशन एक होगा क्लेम कमिश्नर्स। न्यूक्लियर डैमेज क्लेम्स कमीशन फॉर केसेस इन्वॉल्विंग सीवियर न्यूक्लियर डैमेज। ठीक है, जो भी सीवियर न्यूक्लियर डैमेज होता है उसके लिए ये एक क्लेम्स कमीशन बनाया जाएगा, न्यूक्लियर डैमेज क्लेम्स कमीशन। और इसमें एक एपिलेट ट्रिब्यूनल भी रहेगा फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्टिंग एज द एपिलेट अथॉरिटी। ठीक है, एपिलेट अथॉरिटी के रूप पर भी एक बॉडी यहाँ पर बनाई जाएगी, दैट इज एपिलेट ट्रिब्यूनल। साथ ही साथ इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी एम्पावर किया जा रहा है कि वो एक न्यूक्लियर लाइबिलिटी फंड बनाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग इट्स लाइबिलिटी इन केस ऑफ अ न्यूक्लियर एक्सीडेंट। कि अगर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है तो उस केस में उसको इसको मतलब उस लाइबिलिटी को मीट करने के लिए न्यूक्लियर लाइबिलिटी फंड भी बनाया जाएगा। लाइबिलिटी फंड में इस बिल में जो है वो अब ग्रेडेड लाइबिलिटी की बात की गई है। ठीक है, उसके लिए पावर न्यूक्लियर पावर ऑपरेटर का जो मतलब उनका जो इंस्टॉलेशन का साइज है उसके आधार पर जो है वो अलग अलग ग्रेडेड लाइबिलिटी बताई गई है। ठीक है, जैसे कि देखो, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि ऑपरेटर्स जिनके पास रिएक्टर होगा, मतलब जिनकी जो इंस्टॉल्ड रिएक्टर की कैपेसिटी है वो 36 मेगावाट इलेक्ट्रिकल से ज़्यादा होगी, उनकी लाइबिलिटी लिमिट होगी 3000 करोड़ तक की। ठीक है, जिनके रिएक्टर्स की थर्मल पावर 1500 से 3600 के बीच में होगी उनकी लाइबिलिटी का कैप होगा 1500 करोड़। और 750 से लेकर 1500 के बीच में 750 करोड़। ठीक है, 150 से लेकर 750 तक लाइबिलिटी लिमिट जो है वो 300 करोड़। और स्मॉलर रिएक्टर्स जिनकी थर्मल पावर कैपेसिटी अप टू 150 मेगा वोल्ट इलेक्ट्रिक होगी उनके लिए फ्यूल साइकिल कैपेसिटीज रादर देन स्पेंड फ्यूल। ठीक है, मतलब इस फ्यूल साइकिल कैपेसिटीज अदर देन स्पेंड फ्यूल रिप्रोसेसिंग प्लांट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल्स, इन सब के लिए लाइबिलिटी कैप कितना रखा गया है 100 करोड़। ठीक है, मतलब जो स्मॉल थर्मल पावर कैपेसिटीज होगी उनके लिए, फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज अदर देन स्पेंड फ्यूल रिप्रोसेसिंग प्लांट्स, और जो न्यूक्लियर मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन है उन सब के लिए। अगर मतलब उनके केस में कोई भी इस तरीके का वो होता है, क्या बोलते हैं, कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उस केस में 100 करोड़ के लाइबिलिटी की बात की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर 1962 में एक एक्ट बनाया गया था, एक 1948 के एक्ट को रिपील करके। ठीक है, उसके बाद से इस एक्ट को जो है वो 4 बार अमेंड किया जा चुका है। लेटेस्ट अमेंडमेंट जो है वो 2015 में हुआ है। ठीक है, लेकिन हमेशा जब भी अमेंडमेंट्स हुए हैं ये सेक्टर प्राइवेट के लिए कभी नहीं खोला गया आज से पहले, हमेशा ये सेक्टर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ही हुआ करता था। इससे पहले 2010 में एक सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट बनाया गया और वो यही था कि सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एंड प्रॉम्प्ट कंपनसेशन टू द विक्टिम्स ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट थ्रू अ नो फॉल्ट लाइबिलिटी रिजीम। ठीक है, कि मतलब उसमें यही था कि जो भी कोई एक्सीडेंट होता है न्यूक्लियर एक्सीडेंट और उसमें जो पीड़ित हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनको कंपनसेशन देने के लिए ये एक एक्ट यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, आई होप बात समझ गए आप। चलिए, तो यही आर्टिकल्स थे जो आज हमें देखने थे। तो सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं। और जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप CSET लाइव क्लासेस में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन है, आप ये इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, या फिर हमारा जो रिकॉर्डेड क्लासेस का बैच है उसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, एट लेस देन हाफ अ प्राइस में आपको वो मिल जाएगा। जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं वो एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको अगले साल यानी कि 2026 के लिए प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ की रिक्वायरमेंट है तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। हाईलाइटेड आर्टिकल्स के लिए आप हमारा करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल इसको ज्वाइन करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।